Hello everyone, my name is Manish Mandre. I'm faculty of English language and today is our next session and in this session we will discuss some important idioms and phrases. So guys, आज का जो सेशन इसमें मैं कुछ 15 idioms और phrases डिस्कस करने वाला हूँ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। अगर आप अपनी इंग्लिश को डेली लाइफ के लिए यूज़ करना चाहते हो इंग्लिश को, या फिर अपने ऑफिशियल पर्पस के लिए सीखना चाहते हैं, या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो आप सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल सेशन रहने वाला है। तो पूरे सेशन को लास्ट तक जरूर देखें ताकि आप कुछ इंपॉर्टेंट idioms और phrases को समझ पाएँ जो हर व्यक्ति को डेली लाइफ में पता होने चाहिए। अब सुबह से शाम तक उनको यूज़ करते हैं, ये अलग बात है कि हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक, तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास होता है अ पीस ऑफ केक। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ पीस ऑफ केक। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल पिक्चराइज करके भी दिया हुआ है ताकि आप सभी को समझ में आता रहे, तो आप स्क्रीन पर भी देखते रहिएगा। तो देखिए, अ पीस ऑफ केक, इसको एक तरीके से और बोला जा सकता है केक वॉक। हम इसे केक वॉक भी कह सकते हैं और अ पीस ऑफ केक भी कह सकते हैं। इसका जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है बहुत ही आसान, और इंग्लिश में मीनिंग हमसे कह सकते हैं वेरी इजी। इफ समथिंग इज वेरी इजी फॉर अस, सो वी कैन से दैट दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। सपोज दैट, अब यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि रिपेयरिंग माई सेल फोन या रिपेयरिंग माई फोन इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर दीपक। जैसे मान लीजिए कि दीपक एक एक्सपर्ट है जो मोबाइल रिपेयरिंग का एक्सपर्ट है, ठीक है, उसको आता है कि मोबाइल को कैसे रिपेयर करना है, तो भाई उसके लिए कोई बड़ा काम थोड़ी ना होगा, वो तो बहुत ही आसान काम होगा। किसी भी काम को जो एक्सपर्ट होता है उसके लिए अपना काम आसान होगा, तो हम इसे क्या बोलेंगे, अ पीस ऑफ केक, मतलब वेरी इजी। तो उसके लिए मोबाइल सुधारना बहुत आसान काम है। अगर आप कोई और काम में एक्सपर्ट हो तो आप कह सकते हो रिपेयरिंग अ कार अ पीस ऑफ केक फॉर मी, तो कार सुधारना मेरे लिए आसान काम है। ठीक है, तो कोई भी चीज़ अगर आसान है तो हम उससे बोलेंगे पीस ऑफ केक। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। तो अगर मैं नेक्स्ट टाइम पे बात करूं तो नेक्स्ट हमारे पास है लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट भी कह सकते हैं और आउट ऑफ द बैग भी कह सकते हैं। तो एग्जाम में कई बार आपको बकेट मिल सकता है और कहीं पर आपको बैग मिल सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का मतलब एक ही होता है। इसका मतलब होता है टू रिवील समथिंग बाय मिस्टेक। अगर हम गलती से किसी चीज़ को रिवील कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या किसी चीज़ को बाहर लाना, ठीक है, तो वो होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि डोंट लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट अंटिल यू रीच एट योर गोल, मतलब ये हुआ कि जब तक आपको अपनी उपलब्धि नहीं मिलती है, आपकी जो अचीवमेंट है वो नहीं मिलती है, तब तक अपना जो गोल है, अपना जो मिशन है, वो किसी को मत बताओ। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है कि लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट। जैसे सपोज दैट आप किसी से बात करो, कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप जानना चाहते हो, तो हम कह सकते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट, मतलब जो जरूरी बात है वो बताओ। ठीक है, तो लेट द कैट आउट ऑफ द बकेट, ये इसका मीनिंग होता है, या फिर बैग, दोनों का मतलब सेम है, तो कंफ्यूजन में नहीं होना है, ध्यान रखने से बात का। तो चलिए देखिए, नेक्स्ट हमारे पास ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो, डेली लाइफ में आप सभी लोग उसको यूज़ भी करते होंगे और जानते भी होंगे। तो चलो देखते हैं, जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो हम क्या बोलते हैं, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। ठीक, तो जज अ बुक बाय इट्स कवर भी हो सकता है, कंफ्यूज आपको नहीं होना है। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि किसी की अपीयरेंस को देखकर, उसका जो दिखता है, उसकी जो अपीयरेंस है उसको देखकर हम कभी भी उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते। मतलब किसी भी किताब का कवर देखकर आप ये नहीं बता सकते बुक अच्छी है या बुरी है, ये किसी इंसान या किसी वस्तु के रेफरेंस में भी हम इसे बोल सकते हैं। जैसे एक इंसिडेंट मैं आपको बताता हूँ कि वंस अपॉन अ टाइम एन इंग्लिशमैन आस्क्ड स्वामी विवेकानंद, व्हाई डोंट यू वियर फुल क्लोथ्स टू लुक लाइक अ जेंटलमैन। सो द जेंटल रिप्लाई बाय द स्वामी विवेकानंद वाज दैट in your country your appearance makes you gentle, but in my country my character makes me gentle. So this is the biggest difference. So Swami Vivekananda said that don't judge a book by its cover. It means that कि कपड़े देखकर किसी व्यक्ति का आचरण या उसका कैरेक्टर आप डिफाइन नहीं कर सकते हो, ही इज जेंटलमैन और अ रॉग। तो आप ये नहीं बता सकते वो एक अच्छा व्यक्ति है या फिर एक बुरा व्यक्ति है। मतलब किसी को भी देखकर हमें धारणा नहीं बननी चाहिए कि वो अच्छा है या बुरा है, तो हमें सबसे पहले उसके बारे में जानना चाहिए कि हु इज़ ही एंड व्हाट ही इज़ डूइंग। सो दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। तो जो अगला हमारे पास फ्रेज है उसको हम लोग समझ लेते हैं। देखिए, ब्रेक अ लेग, ब्रेक अ लेग, इसका मतलब क्या होता है, टू ब्रेक अ लेग। इसका मतलब होता है अगर जैसे कोई व्यक्ति है, कोई भी काम कर रहा था, हम उसे बोलेंगे गुड लक। जैसे सपोज दैट माई फ्रेंड वॉज गोइंग टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, सो आई सेड दैट ब्रेक अ लैग। ठीक है, तो मैंने उससे क्या कहा कि ब्रेक अ लैग। मेरा जो दोस्त था वो एग्ज़ाम देने जा रहा था, तो मैंने उससे कहा कि ब्रेक अ लैग, मतलब गुड लक, कि कुछ अच्छा करके आना, ये होता है ब्रेक अ लैग। लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन, अंडर द बीडर। अब अंडर द बीडर का मतलब क्या होता है, अंडर द बीडर का मतलब होता है जैसे आजकल क्या है कि आप देख रहे हो कोविड की सिचुएशन जो चल रही है और बहुत सारे लोगों के साथ कुछ हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो हम उसे क्या बोलेंगे,
अंडर द वीदर मतलब ये हुआ कि सिक, मतलब कोई स्लाइटली सिक है, थोड़ा बहुत बीमार है। हर घर में आज की डेट में आप देख रहे हो कुछ ना कुछ कोविड की सिचुएशन की वजह से, कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से तो बीमारियां चल ही रही हैं। सो दैट इज कॉल्ड अंडर द वीदर। सो नॉट वेल कह सकते हैं या फिर सिक, थोड़ा बहुत बीमार है कोई व्यक्ति तो उससे बोलेंगे ही इज अंडर द वीदर, ऐसा हम कह सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लेता हूँ यहाँ पे, जैसे माई फ्रेंड रोहन इज अंडर द वीदर सो ही डिसाइडेड नॉट टू गो टू ऑफिस। तो मेरा जो फ्रेंड है रोहन, वो क्या है कि बीमार है, थोड़ा बहुत बीमार लग रहा है उसको, तो इस वजह से वो ऑफिस नहीं गया, उसने डिसाइड किया कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, तो अंडर द वीदर आप समझ जाएंगे आप लोग। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं बाय स्किन ऑफ योर टीथ। अब इसका मतलब क्या होता है? बाय स्किन ऑफ योर टीथ का मतलब होता है इन अ वेरी शॉर्ट टाइम। ठीक है, बहुत ही कम समय में अगर कोई भी चीज़ है तो हम उसे कह सकते हैं बाय स्किन ऑफ योर टीथ। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलता हूँ मेघना रीच्ड एट द स्टेशन बाय स्किन ऑफ हर टीथ आफ्टर अ फ्यू मोमेंट्स द ट्रेन लेफ्ट। मतलब ये हुआ कि मेघना जो थी वो कुछ ही समय पहले स्टेशन पहुंची थी और उसके पहुंचने के कुछ ही सेकंड बाद ट्रेन वहां से चली गई। मतलब थोड़ा सा समय बचा हुआ था उसके स्टेशन पहुंचने में, मतलब स्टेशन पहुंच गई थी वो, थोड़ा समय था, लेट हो जाती तो टाइम पर नहीं पहुंचती। तो इसका मतलब होता है बाय स्किन ऑफ योर टीथ, मतलब वेरी लेस टाइम, बहुत ही कम समय में अगर कोई भी चीज़ होती है तो बाय स्किन ऑफ योर टीथ हम उसे कह सकते हैं। चलिए ठीक, नेक्स्ट हम यहाँ पे देखते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही अच्छा है और थोड़ा सा देखिए आप इसको। आई कुड ईट अ हॉर्स। अब इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये थोड़ी ना होगा कोई व्यक्ति हॉर्स को खाएगा, ऑफकोर्स बिल्कुल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली हंग्री, मतलब किसी को बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है तो हम उसे क्या बोलेंगे? उससे हम कह सकते हैं ही कैन ईट अ हॉर्स या ही कुड ईट अ हॉर्स, मतलब वो हॉर्स को भी खा सकता है। इसका मतलब ये नहीं हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उसे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई वॉज वेरी ग्लैड सो आई ऑर्डर्ड अ बिग साइज पिज्जा। आई कुड ईट अ हॉर्स मतलब क्या हुआ कि भाई मैं बहुत ज़्यादा खुश था और मुझे बहुत ज़्यादा भूख भी लगी हुई थी, तो मैंने क्या करा, एक बिग साइज़ बड़ा पिज्ज़ा मंगवाया जो मेरी कैपेसिटी से ज़्यादा था। मतलब ये हुआ कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तभी तो मैं अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा मंगवा रहा हूँ, मतलब मैं जितना यूजुअली खाता हूँ उससे ज़्यादा मैंने ऑर्डर किया। वाई सो? बिकॉज कि भाई मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी थी। इसका मतलब क्या हुआ? आई कुड ईट अ हॉर्स सो आई ऑर्डर्ड अ बिग साइज पिज्जा। गॉट इट? मतलब बहुत ज़्यादा भूख लगना उसे बोलते हैं आई कुड ईट अ हॉर्स। गॉट इट? नेक्स्ट फ्रेज की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव करते हैं। आप स्क्रीन पर भी देखते जाओ, कुछ एग्जांपल के साथ साथ में आपको देता जा रहा हूँ, पिक्चराइजेशन करके भी दिया हुआ है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बीट अराउंड द बस। अब देखो यार, आज की जो सिचुएशन चल रही है तो हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो सभी क्या कर रहे हैं? दे आर बीटिंग अराउंड द बस। मतलब क्या हुआ? मुद्दे की बात से भटकाना। आई बात समझ में? तो इर्रिलेवेंट बातें करना कि भाई ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। जैसे हम कह सकते हैं और गवर्नमेंट इज बीटिंग अराउंड द बस टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। मतलब ये हुआ कि कोविड-19 की सिचुएशन देश के अंदर चल रही है तो हमारी जो गवर्नमेंट है और हमारी गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो क्या कर रहे हैं? दे आर जस्ट बीटिंग अराउंड द बस, मतलब जो मुद्दे की बात है उससे लोगों को भटका रहे हैं। कभी बोलते हैं कि सब कुछ अच्छा है, कभी बोलते हैं इस चीज़ की कमी नहीं, उस चीज़ की कमी नहीं, और जब ग्राउंड पर बात आती है तो चीज़ें गड़बड़ है। आप देख सकते हो। तो एग्जाम्पल भी मैंने आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर गवर्नमेंट इज बीटिंग अराउंड द बस ऑन द सिचुएशन ऑफ कोविड-19। तो जो कोविड-19 की सिचुएशन है उस पर हमारी जो गवर्नमेंट है वो लोगों को इर्रिलेवेंट तरीके से इन्फॉर्मेशन दे रही है, सही कुछ बता नहीं रही है, तो ये होता है बीटिंग अराउंड द बस। हालांकि गवर्नमेंट ट्राई भी कर रही है कुछ अच्छा करने की, ऐसा नहीं कि बुराई कर रही है, कुछ ट्राई भी कर रही है, तो टेक पॉजिटिव साइड। चलिए देखिए, नेक्स्ट हम यहाँ देखते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो इसका मतलब क्या होता है कि वंस इन अ ब्लू मून? तो देखो भाई, इसको हिंदी मीनिंग इसका आप समझ सकते हो कि ऐसे ईद का चांद, कोई भी चीज़ है जो रेगुलरली नहीं होती है बट कभी कभार रेयरली होती है, बहुत ही मतलब कभी हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, इस टाइप से, तो उसे हम बोलेंगे वंस इन अ ब्लू मून। मतलब रेयरली, जो चीज़ डेली लाइफ में नहीं होती है, कभी कभार होती है, उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं यहाँ पे कि when our elected politicians or our elected MPs MLAs comes to visit people once in a blue moon। तो हमने क्या कहा कि our MPs और MLAs
विजिट पीपल वंस इन अ ब्लू मून आफ्टर द इलेक्शन। मतलब ये हुआ कि हमारे जो पॉलिटिशियंस हैं वो कभी कभार या ना के बराबर ही लोगों के पास विजिट करते हैं इलेक्शन के बाद। जब तक इलेक्शन होता तब तक तो विजिट करते हैं, बट जैसे इलेक्शन ख़त्म होता है तो वो कभी कभार आते हैं, या मतलब ईद के चांद की तरह दिखाई देते हैं, पब्लिक के पास ऐसे नहीं जाते हैं। ठीक, तो चलिए फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं। हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक। तो मतलब क्या हुआ इसका? अब इसका मतलब ये तो नहीं कि आपके स्टोमक में बटरफ्लाइज हैं, इसका मतलब ये हुआ कि भाई अगर आप बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो किसी चीज़ को लेकर, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है, या फिर कहें तो आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो किसी चीज़ को लेकर, तो उसे हम बोलेंगे हैव बटरफ्लाइज इन अ स्टोमक। ठीक, ऐसा हम कह सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल एक थ्रू देख लेते हैं। जैसे हमने बोला कि राहुल हैव बटरफ्लाइज इन हिज स्टोमक व्हेन ही वेंट ऑन फॉर हिज फर्स्ट डेट। ये राहुल गांधी नहीं था, ठीक है, लेकिन आपको समझना है कि बटरफ्लाइज मतलब एक्साइटेड, मतलब भाई जो अपनी फर्स्ट डेट पर राहुल गया हुआ था तो क्या था, बहुत ही ज़्यादा नर्वस था कि भाई क्या करें, व्हाट टू डू। ठीक है, सो ये था कि हैव बटरफ्लाइज इन योर स्टोमक। अभी किसी की भी रेफरेंस में बोलेंगे तो योर की जगह वो लगा देंगे, उसका बट बोल देंगे आप। जैसे मैंने बोला हिज स्टोमक, मतलब राहुल की बात हुई थी तो हिज कर दिया मैंने, तो एज पर योर रिक्वायरमेंट आप उसे चेंज कर सकते हो। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं अ टफ कुकी। अ टफ कुकी का मतलब क्या होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपको पता होना चाहिए कि डेली लाइफ में उसका करें क्या, कैसे यूज़ करें। तो देखो मतलब ये हुआ कि कोई व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा डिटरमाइंड है, वो दृढ़ निश्चयी है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अ टफ कुकी। लाइक फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि मिस्टर नरेंद्र मोदी इज़ अ टफ कुकी। मतलब भाई लोग इतनी सारी बुराइयां करते हैं, इतनी सब कुछ करते हैं, इतनी क्रिटिसाइज़ करते हैं, इतना क्रिटिसिज्म झेलने के बाद भी ही इज़ डिटरमाइंड टू डू हिज वर्क। तो मैं कह सकता हूँ जैसे माई फ्रेंड इज़ अ टफ कुकी, ही ऑलवेज फोकस्ड ऑन हिज वर्क। मतलब क्या हुआ कि मेरा जो दोस्त है वो बहुत ही एक तरीके से डिटरमाइंड है, दृढ़ निश्चयी है, कभी भी अपना काम गलत नहीं करता है, सही तरीके से करता है। ठीक है, तो दैट इज़ कॉल्ड अ टफ कुकी। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं सी आई टू आई। अब सी आई टू आई का मतलब क्या है? मतलब ये हुआ कि हैविंग अ स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में अगर एग्रीमेंट है तो सिर्फ क्या बोलेंगे हम, आई टू आई। जैसे फॉर एग्जाम्पल एज पर द करेंट सिचुएशन और रूलिंग पार्टी एज वेल एज अपोजिशन शुड लुक आई टू आई ऑफ ईच अदर। मतलब क्या हुआ कि अगर आज की जो सिचुएशन देखी जाए तो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उन सबको एक साथ आकर काम करना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, एग्रीमेंट करके साथ काम करना चाहिए, तभी इस सिचुएशन से वो निकल पाएंगे, अदरवाइज पूरा देश प्रॉब्लम में है आज की डेट में। ठीक, तो हम देख सकते हैं सी आई टू आई मतलब हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और एग्रीमेंट, दो लोगों के बीच में सहमत होना। तो आई टू आई मतलब आंखों से आंखें मिलाकर देखना, मतलब ये हुआ कि हैविंग सिमिलर और इक्वल एटीट्यूड, दोनों के बीच में अगर एक ही जैसा एटीट्यूड है तो उसे हम बोलेंगे आई टू आई। गॉट इट। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखेंगे कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि एक हाथ और एक पैर पे करना, ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग का मतलब है वेरी कॉस्टली। अगर कोई भी चीज़ है, अगर आपकी उसको बहुत ज़्यादा कीमत देनी पड़ रही तो उसे आप क्या बोलोगे, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो कोई भी चीज़ अगर हमारे लिए बहुत ही महंगी है तो दैट इज़ कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ माई न्यू सूट कॉस्ट मी एन आर्म एंड अ लेग, मतलब ये हुआ कि मेरा जो नया सूट है वो मेरे लिए काफ़ी महंगा लगा, मतलब बहुत ही महंगा पड़ा जो मैंने नया सूट लिया है वो, तो उसकी बहुत ज़्यादा कीमत मुझे देनी पड़ी, तो वो होता है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारे पास है स्टील समवंस थंडर। मतलब क्या हुआ भाई? स्टील समवंस थंडर का मतलब होता है किसी का आइडिया था, आपने चोरी कर लिया, तो वो होता है स्टील समवंस थंडर। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले कुछ जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज थी वो कह रही थी भाई हमारा फॉर्मूला इसने चुरा लिया, उसने चुरा लिया। सो ये क्या था? जैसे हम कह सकते हैं कि सम ऑफ द कंपनीज वर सेइंग बिफोर सम दैट सम अदर कंपनी हैज़ स्टोल माई थंडर, स्टोल आवर थंडर। मतलब क्या हुआ कि भाई कुछ कंपनियां कह रही थी कि हमारे जो फॉर्मूला है, हमारा जो आइडियाज़ थे वो कुछ दूसरी कंपनियों ने चुरा लिए हैं, कुछ डेटा जो है वो चुरा लिया है। तो दैट इज़ कॉल्ड स्टील समवंस थंडर। मतलब किसी के आइडियाज़, किसी के थॉट्स को चोरी कर लेना और अपने प्रॉफिट के लिए उसे यूज़ कर लेना, तो वो होता है स्टील समवंस थंडर। जैसे सपोज दैट कि आपने कोई चीज़ इन्वेंट की, उसका फॉर्मूला कोई दूसरा व्यक्ति उससे पहले उसे रिप्रेजेंट कर दिया कहीं पर, ठीक है, तो मतलब आपका तो फ्लॉप हो गया ना। सो दैट इज़ कॉल्ड स्टील समवंस थंडर, ये होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब क्या होता है? ऑन द बॉल का मतलब होता है अलर्ट एंड एफिशिएंट
इट मीन्स वॉट, अगर आप कोई भी काम कर रहे हो तो आपको क्या होना चाहिए, यू शुड बी ऑन द बॉल। तो दैट इज़ वॉट अलर्ट एंड एफिशिएंट। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ असलम इज़ ऑन द वॉल वाइल डूइंग हिज वर्क, मतलब क्या हुआ कि जो काम करते हुए, जो असलम नाम का जो व्यक्ति है वो काम करते हुए बहुत ही अलर्ट रहता है और बहुत ही एफिशिएंट रहता है, प्रभावी रूप से काम करता है वो, तो ये होता है ऑन द बॉल। सो गाइस आज का जो सेशन था इसमें मैंने आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट इडियम्स और फ्रेजेस बताए हुए हैं। अब ये सभी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनमें से बहुत सारे ऐसे इडियम्स और फ्रेजेस मैं देख चुका हूँ जो कई बार एसएससी और बैंक के एग्जाम्स में रिपीटेड हैं। उसके साथ ही साथ अगर आप डेली लाइफ में इंग्लिश यूज़ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेंगे। अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है तो मैं आपको बता दूं कि इडियम्स और फ्रेजेस जो होते हैं हमारी भाषा को, हमारी लैंग्वेज को बहुत ही इंप्रेसिव और इफेक्टिव बनाने के लिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। So guys, these are very important for you. So if you want to improve your English language, so subscribe the channel and do like and comment. और अगला वीडियो कौन सा चाहते हो आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं ताकि मैं आपको टाइम टू टाइम आपको वीडियोस प्रोवाइड करता रहूं। So thank you everyone.